Hello and welcome everyone. Let's move on to some other topics as we have already completed noun. और मैंने नाउन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा दी. बेसिकली आई टोल्ड यू दैट कि आपके सेक्शंस के लिए नाउन जितना रिक्वायर्ड है उतना हम लोगों ने कर लिया. उससे ज़्यादा नाउन की रिक्वायरमेंट आपके सेक्शंस के लिए यानी एयरफोर्स नेवी एग्जामिनेशन के लिए नहीं होती है. अब नाउन में जो थोड़ी मोड़ी बची हुई चीज़ें हैं वो अब हमारे आएंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर. तो आज जो हम लोग टॉपिक कैरी करेंगे वो होगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग सिंटैक्स भी कह सकते हैं या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कह सकते हैं. इसे दूसरे नामों से भी जानते हैं जैसे सिंटैक्स या कॉन्कॉर्ड, ये इसका नाम होता है. थोड़ा सा रफली एक ब्रीफ करते हैं इसका और फिर डिटेल में भी जाएंगे. आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि जो इंग्लिश में कोई भी सेंटेंसेस बनते हैं, हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस का फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग होता है. तो जो इंग्लिश में सेंटेंसेस बनते हैं उनका फॉर्मेशन, ये उनका स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है S प्लस V प्लस O. जहां S का मतलब होता है सब्जेक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं कर्ता. V का मतलब होता है वर्ब, हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया. और O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं कर्म. सबसे पहले हम समझें कि ये वर्ब क्या होता है. तो वर्ब का डेफिनेशन होता है कि स्टेट ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. स्टेट ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, अर्थात जो कार्य होता है. स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब क्या, जो कार्य है उसे को ही हम क्रिया कहते हैं. जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, करना, खरीदना, समझना, होना, रोना, हंसना, ये सब वर्ब्स हुए. और इन वर्ब्स को जो करेगा मतलब इन कार्य को करने वाला, डूअर. डू मतलब होता है करना और इसमें ईआर लगा दीजिए तो ये बन गया डूअर. तो जो वर्ब्स को परफॉर्म करेगा, जो टास्क को परफॉर्म करेगा, जो कार्य को करेगा, उस करने वाले को ही हम कहते हैं सब्जेक्ट. और कर्ता जब किसी कार्य को करेगा तो उसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा, उससे जो प्रभावित होगा, वो कार्य जहां जाकर रुकेगा उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. सारी बात समझ में. लेकिन हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों को ये देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कर्ता और क्रिया के बीच का समझौता. इससे पहले कि हम लोग अग्रीमेंट शुरू करें, थोड़े से वर्ब के बारे में भी जान लें कि जो वर्ब्स होते हैं ना, ये मेनली दो तरह के होते हैं. एक कहलाता है फाइनाइट वर्ब और एक कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है. तो फाइनाइट वर्ब जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है. जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही वर्ब रहेगा, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. और नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं. जैसे आप इसमें इन्फिनिटिव ले सकते हैं, जीरंड ले सकते हैं, पार्टिसिपल ले सकते हैं. ये सब हमारे कहलाते हैं नॉन फाइनाइट. इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल वो नॉन फाइनाइट हुआ. लेकिन बाकी जो आप जानते हैं, जैसे फाइनाइट वर्ब में आप जानते हैं कि दो वर्ब्स होते हैं. एक आपका लेक्सिकल हो गया, लेक्सिकल का मतलब हो गया मेन वर्ब. और एक आपका ऑक्सिलियरी हो गया, ऑक्सिलियरी का मतलब होता है सहायक. ठीक है. तो लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब का मतलब जिसे आप V1 V5 जैसे प्ले, ईट, डांस, ये सब हमारे मेन वर्ब कहला गए. और ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब हो गई सहायक क्रियाएं. अब ऑक्सिलियरी में भी और ऑक्सिलियरी है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी, सेकेंडरी ऑक्सिलियरी. अब उतना डिटेल में आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है. आप बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब विल फॉलो. कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी. अब ऐसे तो सब्जेक्ट वर्ब का हम लोग डिटेल एग्रीमेंट पढ़ेंगे ही. बहुत सारे रूल्स हैं. उन रूल्स को समराइज करके, छोटा करके, जितने आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, जितने आपके लिए जरूरी हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देंगे. लेकिन जो नॉर्मल एक रूल है, जिस रूल पर पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस करता है, वो ये है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. ध्यान से सुने, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, मैंने कहा कि राम पढ़ता है. अब यहां जो काम हो रहा है वो कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का. पढ़ कौन कर रहा है, पढ़ कौन रहा है, तो पढ़ने का काम राम कर रहा है, यानी हमारा राम हो गया सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लिख दीजिए. स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, तो हम लोगों ने यहां सब्जेक्ट पहले लिख दिया राम. अब उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा. जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. तो यहां पर मैं हम लोगों को लिख देना है राम रीड्स. अब आप कहेंगे कि हम लोगों ने तो आपने नाउन में पढ़ाया
कि किसी भी नाउन में हम लोग एस या एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपने पेन पढ़ाया था कि सिंगुलर है और इसमें एस लगा दिया, ये पेन तो प्लूरल बन गया था, ये सिंगुलर था ये प्लूरल था, तो वहां कैसे उल्टा हो गया। तो एक बात हमेशा ध्यान में डालिए कि वर्ब जो होता है ना, वर्ब इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल। ध्यान से सुने, वर्ब इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल, यानी क्रिया अपने मूल रूप में सदा बहुवचन में होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि क्रिया अपने मूल रूप में सदा बहुवचन में होती है, यानी जिसको आप V1 समझते हैं वो दरअसल में होता है मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, और जिसे आप V5 समझते हैं, जैसे ये प्ले हो गया हमारा, जिसे आप V1 कहते हैं, तो ये प्लूरल हुआ। और इसमें जब हम लोगों ने एस या एस लगा करके प्लेस बना दिया, ये जो V5 आप अपनी भाषा में कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, तो यही हमारा सिंगुलर हुआ। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्ले और प्लेज में यही फर्क है कि प्ले V1 हो गया और प्लेज V5 हो गया। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप इसको ध्यान से इसी तरह समझें कि एस या एस लगा करके वर्ब में हम लोग सिंगुलर बनाते हैं और वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। तो यहां पर मैं इसीलिए राम पढ़ता है का राम रीड्स हुआ, क्योंकि राम सिंगुलर था तो वर्ब भी हम लोगों ने सिंगुलर लिया। आ रही बात समझ में। अब एक और देख लें यहां पर में कि राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं। काम अभी भी देखिए पढ़ने का ही हो रहा है, लेकिन पढ़ कौन रहे हैं इस बार, राम और श्याम, यानी सब्जेक्ट दो हो गए, यानी प्लूरल हो गए। तो अब हमें बनाना है कि राम एंड श्याम रीड, न कि रीड्स। यहां पर में आप प्लूरल वर्ब लाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। देखिए राम और श्याम दो सब्जेक्ट हो गए, यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब भी हमें लेना पड़ा प्लूरल। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब ये जो रूल है हमारा कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये नाउन पर तो सेट कर गया। आपने देखा नाउन वाले एग्जाम्पल फिर से लिख दिए जाएं। हमने कहा राम प्लेज, राम खेलता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। राम एंड श्याम प्ले, राम एंड श्याम प्ले, इसलिए कि यहां सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। तो ये तो कॉन्सेप्ट नाउन पर सेट कर गया, लेकिन प्रोनाउन पे गड़बड़ हो जाता है। कैसे गड़बड़ होता है देखिए, मैंने कहा कि मैं खेलता हूं, तो मैं खेलता हूं में खेलना काम है, खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो उस हिसाब से तो होना चाहिए आई प्लेस, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन ये तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होता, सही तो होता है आई प्ले। तो अब ये ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा इसलिए हुआ कि इंग्लिश में कोई भी चीज 100% नहीं है। एक बात ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट मैथ्स। इन मैथमेटिक्स थिंग्स आर कंसिडर्ड एज 100%, किसी भी चीज को 100% मान करके ही हम लोग चीजों को बनाते हैं, वी सॉल्व द प्रोसेसेस। बट इन रियलिटी इंग्लिश और एनी लैंग्वेज और लिटरेचर, उसमें नथिंग इज 100%, कोई भी चीज 100% नहीं है। तो प्रोनाउंस की बात करें तो प्रोनाउन में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसी के साथ वर्ब में एस लगता है। मतलब ही, शी, इट या एक नाम के साथ ही वर्ब में एस या एस लगता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि इन्हें ही हम लोग सिंगुलर समझते हैं और इन्हीं के साथ हम लोग लगाएंगे। हालांकि आई भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है, लेकिन आई यू के साथ हम कतई V1 ही यूज करते हैं, V5 यानी वर्ब प्लस एस यूज नहीं करते। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि प्रोनाउन के साथ इस रूल में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए प्रोनाउन में आपको ये याद रखना है ही शीट और एक नाम, ही शीट और सिंगुलर नेम, या ही शीट और नेम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि एक नेम बोलने का मतलब सिंगुलर नेम ही हुआ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हमेशा क्या करेंगे, वर्ब में एस लगाएंगे। अगर पर्सन पर कोई डाउट है तो थोड़ा सा एक सेकंड के लिए मैं पर्सन भी क्लियर कर दूं, क्योंकि आज बेसिक क्लासेस चल रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, फिर मैं इस पे बहुत सारी चीजों के बारे में भी बात करूंगा। देखिए थोड़ा सा पर्सन्स के बारे में भी समझ लें। पर्सन का मतलब होता है पुरुष, और इंग्लिश ग्रामर में पर्सन 3 होते हैं। पहला हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन,
प्रथम पुरुष कह सकते हैं इसे। इसका डेफिनेशन है कि द पर्सन हु स्पीक्स, मतलब जो बोलता है उसे ही हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सिर्फ दो ही होता है, आई और वी। दूसरा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे बोला जाए, अपनी भाषा में कहें कि जो सुनता है उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। तो ये हो गया हमारा यू, केवल एक ही होता है। आई, वी और यू को छोड़कर दुनिया में जो भी चीजें बच गई वो सब की सब बाय डिफॉल्ट हो गई थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का एक्सप्लेनेशन है द पर्सन स्पोकन अबाउट, मतलब जिसके बारे में बोला जाए। अब आप किसी भी चीज के बारे में बोलिए वो थर्ड पर्सन हो गया, जैसे ही, शी, इट, दे, नेम्स, यहाँ ईटीसी कर देते हैं क्योंकि नाम में तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, इसीलिए एटसेट्रा। एटसेट्रा में सारे नाम आ गए, फैन, कॉपी, चेयर, पेन, तो ये सारे आ गए। तो ये तो पहले पर्सन का एक्सप्लेनेशन हुआ। आपको समझना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और नेम्स भी आते हैं। अभी ये अधूरा है पर्सन का एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया जो बोलने वाला होगा, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन सुनने वाला, आप सुन रहे हो तभी आप सेकंड पर्सन हो गए। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सेकंड पर्सन, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन। मैं किसी और के बारे में बात करने लग जाऊं, से राम के बारे में बात करने लग जाऊं, तो राम वुड बी थर्ड पर्सन। राम क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का क्लास है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें आती भी होंगी, बट क्लियर करना जरूरी है कि जिन्हें नहीं आती है उन्हें ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, और क्लियर होने पर ही आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसका बड़ा रोल है। कई रूल्स जो हैं ऐसे ही बोले जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो एक मिनट के लिए और हम लोग जरा पर्सन्स के क्लियर सिंगुलर प्लूरल भी कर लें। देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई, जिसका हिंदी हुआ मैं, और प्लूरल में आता है वी, जिसका मतलब हुआ हम, यानी हम लोग। सेकंड पर्सन में आए तो सेकंड पर्सन सिंगुलर में आ गया यू, इसका हिंदी होता है तुम या आप, और इसका प्लूरल भी हो गया यू, जिसकी हिंदी हो गई तुम लोग या आप लोग। ठीक है, जैसे अगर किसी एक बच्चे को कहना है तो उसे कहना होगा यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। सारे को कहना तो कहेंगे यू ऑल आर गुड बॉयज। वहां पे बॉयज से पता चलेगा कि यू हमारा प्लूरल था, और बॉय से पता चला यू सिंगुलर है। सबसे बड़ी बात मैंने अभी कहा कि थर्ड पर्सन से रिलेटेड आती है, और थर्ड पर्सन में जो चीजें आती हैं वो ये हैं ही, इसका मतलब होता है वह। ये पुलिंग में यानी मैस्कुलिन जेंडर में यूज होगा, मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होगा। शी का मतलब हो गया वह, ये स्त्रीलिंग में यानी फेमिनिन जेंडर के लिए यूज करेंगे। इट का मतलब हो गया यह, ये निर्जीव के लिए यूज किया जाएगा। या कोई भी एक नाम जैसे कि राम, ये सब कहलाएंगे हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इन सब का जो प्लूरल होता है वो होता है दे, जिसका मतलब होता है वे, या एक से अधिक नाम जैसे राम, मोहन एंड सोहन। तो अभी मैंने बोला कि जो वर्ब का चेंज हो रहा था वो इनके वजह से हो रहा था। इन सभी के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लेंगे, सभी के साथ। आई के साथ भी अगर हम फॉर एग्जांपल प्ले ले रहे हैं तो आई के साथ भी प्ले, वी के साथ भी प्ले, यू के साथ भी प्ले, यू प्लूरल में भी प्ले, दे के साथ भी प्ले, दो चार नाम भी रहे तो प्ले। लेकिन जैसे ही शी, इट एक नाम आ जाएगा तो इन सबों के साथ प्लेज, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज। तो इन्हीं के साथ हमें क्या करना होता है ना, वर्ब में एस या यस लगाना होता है, यानी अपनी भाषा में कहें कि V5 का यूज करना होता है, सिंगुलर फॉर्म का यूज करना होता है। बाकी सभी के साथ प्रोनाउंस में प्लूरल फॉर्म यूज होते हैं। नाउन प्रोनाउन के बीच के ये फर्क को ध्यान से समझ लें। यहां भी देखिए नाउन आ गया, क्योंकि एक नाम का मतलब सिंगुलर नाउन और वहां एक से अधिक नाम का मतलब प्लूरल नाउन। यानी सिंगुलर नाउन के साथ देखिए सिंगुलर वर्ब लग रहा है, प्लूरल नाउन के साथ तो प्लूरल वर्ब ऑलरेडी लग रहा है, लेकिन प्रोनाउन का ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो
अभी जो हम लोगों ने रूल पढ़ा उस रूल पे थोड़ा सा आगे चलें तो हम लोगों ने पहले जो पढ़ा उस कॉन्सेप्ट में ये रहा कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हम लोगों ने देखे कि प्रोनाउन जो है वो एक्सेप्शन में जाता है। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही, शी और इट ही सिंगुलर माने जाते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये अग्रीमेंट के तहत हुआ, नॉर्मली ऐसा नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। तो सबसे बड़ा एक्सेप्शन है हमारा ये दो वर्ब, नीड और डेयर। इन दोनों वर्ब के साथ पंगा क्या है कि जब ये नॉट रहेंगे तो ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्लूरल में ही जाएंगे। समझे बात को? अगर ये नीड और डेयर के साथ नॉट लगा रहेगा तो इन्हें हमें समझना है कि ये हमेशा प्लूरल ही ट्रीट किए जाएंगे, नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज। कोई भी सब्जेक्ट रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे she need not come here। अब आप देखें she है तो इसके साथ needs लगना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने need ही लिखा है। he dare not oppose me। यहां आप देखें कि फिर ही है, इसके साथ फिर हमें डेयर्स लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है क्योंकि इन सबों के साथ नॉट लगा हुआ है। तो नॉट लगने की वजह से ये नीड वाला नियम जो है वो अलग हो जाता है। हालांकि जब ये मेन वर्ब बन के आएंगे, नॉट तो किसके साथ लगता है आपको मालूम ही होना चाहिए कि जो नो या नॉट है वो हमेशा ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ लगता है। नीड और डेयर मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है या मॉडल वर्ब्स हैं। अगर आपने मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि वो 13 है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, may, might, used to, ought to, need, dare और must। ये 13 जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। these are model auxiliary verbs। तो need और dare मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं और need और dare जो है वो ऑक्सिलरीज का भी काम करते हैं। तो यहाँ जो need एंड dare है ना, ये ऑक्सिलरी बन के आ रहे हैं क्योंकि इनके साथ नॉट लगा है। लेकिन जब ये मेन वर्ब बन के आएंगे, need और dare जब हमारे मेन वर्ब बनकर आएंगे तो ये मेन वर्ब बन के आएंगे तो इसके साथ वही नियम चलने लगेगा जो चल रहा है। जैसे she needs to come here या she needs me। तो अब आप देखें he, she तो एक नाम के साथ वर्ब में V5 लगा। he dares playing कोई भी, जैसे खो खो। तो आप देख रहे हैं कि ही के साथ हम लोगों ने वापस डेयर्स लगा दिया। यानी नीड और डेयर के साथ दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि जब ये ऑक्सिलरी वर्ब बनेंगे, अगर ये भी नहीं याद रहे तो आपको ये याद रखना है कि जब इनके साथ नो या नॉट लगेगा, मेनली नॉट लगेगा, नो नहीं नॉट, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो V1 में ही आएगा क्योंकि वो ऑक्सिलरी बनेंगे। और जब ये मेन वर्ब बनेंगे तो फिर सब्जेक्ट का फर्क पड़ने लगेगा। ही, शी एक नाम के साथ वापस आप देख रहे हैं कि V5 यूज करना हम लोग शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे कि डेयर के बाद फिर आपने प्लेइंग कैसे लिख दिया है, ये तो फिर एक वर्ब आ गया। तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा है। अपनी भाषा में इसे कहें कि ये जेरंड बन के आ रहा है। जेरंड के बारे में भी बाद में डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगर अभी आपको जेरंड या पार्टिसिपल वगैरह की जानकारी नहीं है तो बाद में उसके ऊपर हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फिलहाल नीड और वर्ब का ये नीड और डेयर का ये दो चीज आपको याद रखना है कि नीड ऑक्सिलरी वर्ब बने, नो नॉट लेकर आए तो उसके साथ V1, और नीड जब नॉर्मल वर्ब बने तो नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे कि ही, शी एक नाम के साथ उसमें वर्ब में CS लगाएंगे। अगर ही, शी एक नाम नहीं रहेगा तो उसे V1 में ही छोड़ देंगे। चलिए, एक्सेप्शन की बात हो रही है तो दूसरे एक्सेप्शन की भी बात कर लें। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का दूसरा एक्सेप्शन होता है अनरियल पास्ट वाला। अनरियल पास्ट मतलब कि जहां हम कोई कंडीशन लगा देते हैं या कुछ सपोजिशन कर लेते हैं हम, और उनके साथ क्या होगा कि हमेशा पास्ट फॉर्म का ही वर्ब लगेगा। जैसे ही अनरियल वाले बात करेंगे और वहां पर में कांस्टेंट वर्ब होंगे कि वो फिक्स्ड हो जाएंगे, और कौन से वर्ब होंगे? प्लूरल। याद रखेंगे कि इनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म वाला वर्ब ही चलेगा। जैसे काश मैं राजा बन जाऊं तो मैं लोगों पर शासन करूं, काश मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। ये जो काश करके वाले सेंटेंसेस होते हैं इन्हें अनरियल पास्ट कहते हैं, क्योंकि ऐसा है तो नहीं, होता तो ना होता। तो अनरियल पास्ट वाला जो है वो हमेशा एक्सेप्शनल केस में जाता है और उसके साथ हमेशा पास्ट फॉर्म और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जैसे समझे, विश कर रहे हैं हम लोग, इसमें आप कंडीशन के साथ साथ एक विश भी लिख सकते हैं।
क्योंकि ये विश लगा रहता है। जैसे आई विश, इसका अर्थ हो गया काश, आई वर अ किंग। देखिए इसके साथ हम लोगों ने वर लगा दिया, जबकि आई के साथ नॉर्मली सिंगुलर वर्ब वॉज लगना चाहिए। अगर ऑक्सिलियरीज की बात करें तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट में आई के साथ एम लगता है और पास्ट में वॉज लगता है। अगर हैव हैज की बात करें तो आई के साथ हैव लगता है, पास्ट में जाए तो हैड लगता है। ये सारी कॉमन चीजें नॉर्मली आपको पता होंगी। कि वर्क किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, मतलब वी के साथ, यू के साथ या दे के साथ जब रहता तो प्रेजेंट में आर लगता, पास्ट में वर लगता। इनके साथ भी हैव लगता या पास्ट में हैड लगता। लेकिन यहां तो आप देख रहे हैं कि आर और वर जो है वो इनके साथ लगना चाहिए था। लेकिन जब अनरियल पास्ट की बात होती है, ऐसे वाक्य जिसे हम विश कर रहे हैं, कुछ सपोज कर लें, कल्पना कर लें, कोई कंडीशन लगा दें, शर्त लगा दें, तो ऐसे वाले वाक्यों में हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल में ही रहेगा। नो मैटर कौन सा सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। काश वह राजा होता, वर ही अ प्रिंस। यहां पे देखें ही के साथ हम लोगों ने वर ही यूज कर दिया। अब इसमें भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ये जो अनरियल पास्ट वाला सेंटेंस है, या इसे हम कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, शर्त वाले वाक्य, इसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दो पैटर्न पे काम चल जाएगा। इसके साथ आपको दो तीन तरह के पैटर्न होते हैं। एक क्लॉज में कुछ रहेगा, दूसरे क्लॉज में कुछ रहेगा। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना है आपको कि जैसे ही कुछ इस तरह की बात होगी जिसमें आपको विश का बात पता चले, सपोजिशन का बात पता चले, कंडीशन की बात पता चले, तो वहां आपको प्लूरल वर्ब ही लगाना है, और वो भी पास्ट फॉर्म में। देख लीजिए, पास्ट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में नहीं लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है, और वो भी पास्ट फॉर्म में। ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा कंडीशन है। और भी इस तरह की जो चीजें, जो कंडीशनल सेंटेंस में, मैं इसको आपको विशेष रूप से स्पेशली अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेस की, और उन टॉपिक्स में इन सारी बातों को और डिटेल में और गहराई में जाके हम लोग क्लियर करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का इसमें का कोई एरर ना छूटे। अभी अग्रीमेंट की बात चल रही है, तो अग्रीमेंट में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक्स पढ़ाया, फंडामेंटल्स कह सकते हैं, मूलभूत जानकारी कह सकते हैं। अब आपके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो क्रमवार, according to series, according to serials, I'll be teaching you from the next session। मैं नेक्स्ट सेशन से आपको वो सारी चीजें डिटेल में एक एक करके रूल बाय रूल एक्सप्लेन करूंगा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और आई होप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चूंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इट विल टेक 3 days और सो, 2 to 3 days कम से कम तो इसमें लगना ही लगना है आपको। फिर मैं कोई क्वेश्चंस भी दूंगा, क्वेश्चंस भी सेट करूंगा आपके लिए। And I hope that you guys would be able to solve the questions, and if you are solving the question, it means you are on a right track, on a right path, and chances are very bright for you. So this is Ashish Kumar signing off today. Meet you in the next session. Have a great day. Enjoy yourself.